हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्योंकि तीनों के फंक्शन, ड्यूटीज, पावर्स लगभग सिमिलर है, इसीलिए हम इन तीनों को एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, एसटीज एंड बीसीज क्यों बनाना पड़ा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, पहले हम इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, फिर हम इनके फंक्शन और पावर्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये आती है, अगर यदि हम हिस्टोरिकली देखें तो हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो एक हमने सिस्टम सुना होगा, कास्ट सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी। अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या एक तरीके से हम ये कह दें कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में सुना होगा। उसमें आपने सुना है कि वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्हें स्कूल में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। उसी तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर यदि हम ये डिस्क्रिमिनेशन इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे तो जो डिप्राइव्ड क्लास है, डिप्राइव्ड क्लास, वो तो डिप्राइव्ड ही रह जाएगी, वो तो कभी अपलिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे इस बेसिस पे। क्योंकि इनका मतलब है जो कास्ट है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ ट्राइब्स हैं जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि उनके कोई भी अगर यदि कोई मैटर इस तरीके का होता है तो उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, उसके लिए हमें कुछ ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इनको प्रोटेक्शन दे सके, जो इनको अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, इस तरीके की जो ये प्रैक्टिसेस हो रही है, इनको रोका जा सके और सोसाइटी में इक्वलिटी लाई जा सके। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इन सब का ख्याल रखे और इन पे काम कर सके। इसलिए हमें यहाँ पे कमीशन लाना पड़ा, NC-SC, जिसको हम बोलते हैं NC-SC, NC-ST और NC-BC। ठीक है, जिनके बारे में अब हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम इनके बैकग्राउंड को देखते हैं, समझते हैं कि इस पर क्या काम किया गया और किस तरीके से काम किया। देखो यहां पे शुरुआत में आर्टिकल डाला गया, एक आर्टिकल नंबर 338। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बात बोली, हमारे लिए फ्यूचर में जो स्ट्रगल होगा, देखिए अभी तक हमने इंडिपेंडेंस के लिए जितना स्ट्रगल किया वो तो किया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इन फ्यूचर जो हमारे लिए स्ट्रगल होगा वो पावर और पैसा नहीं होगा, वो होगा ह्यूमन डिग्निफाइड लाइफ को प्रोवाइड करना। कैसे हम रिक्लेम कर सकते हैं डिग्निफाइड लाइफ को? ठीक है, इक्वलिटी हम कैसे ला सकते हैं, उस पर हमें काम करना है। मेन काम हमारा वहां होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 338, और इसमें एक बात लिखी गई ओरिजिनली कि एक स्पेशल ऑफिसर हम बना रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर SCs एंड STs, स्पेशल ऑफिसर। अब ये एक ऑफिसर है, ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी है, सिंगल मेंबर है। ठीक है, जो इनके मामलों को, जो भी काम होगा वो इनको ही देखना है, इसी काम को देखेंगे। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बंदा है, अभी हम इंडिपेंडेंट हुए, अभी हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 1978 में इनके लिए बोला गया, क्योंकि इनके पास काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो भाई इनको इफेक्ट में लाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ और मेंबर्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए।
तो इसी सिंगल मेंबर बॉडी को चेंज कर दिया गया और मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, मल्टी मेंबर। अब मल्टी मेंबर बना दिया तो मतलब इसमें और मेंबर्स को ऐड कर दिया, लेकिन ये किया नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कोई ऐसा कानून या कुछ भी ऐसा लाया नहीं गया कि भाई कोई लॉ बना दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग इनके अंदर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे बिना कुछ उसके कि चलो ठीक है आपकी हेल्प करने के लिए कुछ मेंबर्स को और अपॉइंट कर देते हैं, आप इनकी हेल्प लीजिए, इस तरीके से इस काम को किया गया। ठीक है, अब 1987 आया, यहाँ पे बोला गया कि इस तरीके से तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस आई नहीं, तो हमें इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है। इसके लिए यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया और जहाँ पे स्पेशल ऑफिसर लिखा हुआ है इसको हटा के नेशनल कमीशन वर्ड दे दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी फिलहाल के लिए आप अगर देखोगे तो हमें एससी और एसटी दोनों के लिए एक ही बॉडी काम करते हुए नजर आ रही है, एक ही चीज। ठीक है, एक ही कमीशन है, उसी में शेड्यूल्ड कास्ट है, उसी में शेड्यूल्ड ट्राइब है। क्लियर? फिर क्योंकि अभी देखो यहां पे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया था, लेकिन ये क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी। अब क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाना है और इफेक्टिव बनाना है इस बॉडी को, तो इसके लिए बोला गया कि भाई देखो हमें इसमें और काम करना है। ये कमीशन अब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कमीशन है, ये नेशनल कमीशन है। तो इसके लिए यहां पे एक अमेंडमेंट आता है, 65th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में। और इसमें यहां पे इस मल्टी मेंबर बॉडी को हाई लेवल की बना दिया, हाई लेवल मल्टी मेंबर्ड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, अब क्योंकि इसको एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया जा रहा है, क्योंकि ये एक लॉ बन गया है, तो इसको क्योंकि ये अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जा रहा है, तो ये अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई। पहली चीज तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई। ठीक है, अब इसी को अब बोल दिया एनसी, एससी एंड एसटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया कि भाई ये अब सिंगल मेंबर बॉडी नहीं रहेगा, ये अब खाली स्पेशल ऑफिसर नहीं है, अब ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, और साथ में सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है, ये हाई लेवल की मल्टी मेंबर बॉडी होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद अगला अमेंडमेंट किया गया और वो था 2003 में, 2003। इसका मतलब 2003 में अमेंडमेंट नंबर है, दैट इज 89 CAA। और इसमें क्या कर दिया, बाइफर्केशन। क्या किया, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बना दिया, NC-SC बना दिया और NC-ST बना दिया। अब ये पॉइंट आया यहां पे, क्यों हमें अलग करना पड़ा। 89th अमेंडमेंट एक्ट में हमें ये बोला गया कि भाई अब से ये एक बॉडी नहीं रहेगी, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही नहीं रहेगा, हम इनको अलग अलग बनाते हैं और ये दोनों अलग अलग फंक्शन करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। एक कमीशन होगा जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट को देखेगा, एक कमीशन होगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब को देखेगा। पहले ये दोनों एक साथ मिलकर कर रहे थे, अब इन दोनों को अलग कर दिया गया। आखिर क्यों? बट पॉइंट तो ये आता है ना कि आखिर 2003 में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनको अलग करना पड़ा। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा और पीछे देखें तो हम 1999 में देखें, यहां पे देखो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, किसी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लोग हैं बस क्या देख रहे हैं, अच्छा ये फला कास्ट का है तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आप एक बात सोचो, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, क्या उनके साथ में यही सेम प्रॉब्लम है? नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब को ये जो पीपल है इनके पास में ज्योग्राफिकली अगर हम देखें या कल्चरली हम देखें, कल्चरली तो इनकी प्रॉब्लम अलग है, इनकी प्रॉब्लम इनसे तो बहुत अलग है।
इनकी प्रॉब्लम अलग, इनकी प्रॉब्लम अलग, तो फिर एक ही कमीशन इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या एक कमीशन जो दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम है उन दोनों को एक साथ में कैसे हैंडल करेगा? तो इसके लिए बोला गया कि भाई इन दोनों को अलग किया जाए, क्योंकि एसटीज की प्रॉब्लम अलग है, एससीज की प्रॉब्लम अलग है, दोनों के लिए अलग अलग लोग होने चाहिए, अलग बॉडी होनी चाहिए जो केवल और केवल उनकी ही प्रॉब्लम को देखे। ठीक है, इसके लिए 1999 में एक मिनिस्ट्री बनाई गई, दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर केवल किसको ही देखेगी? ट्राइबल कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब यही काम करेगी जो भी काम करेगी, तो अब इसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो इसको रिकमेंड करे, जो इसकी हेल्प करे एक तरीके से। इस वजह से 2003 में जो हमारे पास में अमेंडमेंट एक्ट आता है उसमें बोला गया, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 89th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि हम एक और कमीशन बना रहे हैं, दैट इज NCST। इसी वजह से हमारे पास में 2003 में बाइफर्गेशन किया गया, किसका? NC, SC एंड ST का, और दो बॉडी बना दी। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया एकदम, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी में एक बात देखिए अभी तक जितना भी काम हो रहा है, जैसे बैकवर्ड क्लास का हो गया, एंग्लो इंडियंस का हो गया, वो सारे के सारे काम कौन कर रहे हैं? SC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसी को दे दिया। फॉरेस्ट का जो भी काम है वो सारे का सारा इनके लिए, ट्राइबल पीपल के लिए ये काम करेगा, इनको सिर्फ ट्राइबल का काम दिया। SCs को दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को बोला कि आप बैकवर्ड क्लास का भी काम देखोगे, इनके भी काम को देखते रहिए। यहाँ से हमारे पास में अगला एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, 102nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज इन 2018, और इसमें यहाँ पे एक और बॉडी बना दी, दैट इज नोन एज NCBC। अब ये क्यों बनानी पड़ी NCBC? इसकी जरूरत क्या है? अब इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, इसके लिए पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि क्या इसका बैकग्राउंड है, लेकिन हम इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उतना ही देखेंगे अभी फिलहाल के लिए। बाद में जब हम रिजर्वेशन पॉलिसी देखेंगे ना, तो हम इसको एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए ये क्यों बना। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको इससे रिलेटेड, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड आपको कुछ मैं आपके सामने कहूँ केस जो पता होने चाहिए। पहला है हमारे पास में, दैट इज चंपकम दोराईराजन। चंपकम दोराईराजन एक ही केस है, इसी से आया हमारे पास में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 1951। इसी के बेसिस पे हमें एक कमीशन अपॉइंटमेंट करना पड़ा, काका कालेलकर कमीशन। ठीक है, इसकी क्या रिकमेंडेशंस है वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेनली जो इसकी रिकमेंडेशन थी कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए हम 70% का रिजर्वेशन हम देते हैं। यहाँ से काका कालेलकर कमीशन की बात है। इसकी रिकमेंडेशन पे हमारे पास दूसरा एक और कमीशन बनाया गया, दैट इज नोन एज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, ठीक है। अब मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उन पे भी इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। शुरुआत में जब इनकी रिकमेंडेशन आती है तो उन पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, 8-10 साल निकल जाते हैं। 1990s में जाके इनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, काम होता है, और इसमें बोला गया 27% का रिजर्वेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है वो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे जब हम रिजर्वेशन पॉलिसी को समझेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है 1990s में, लगभग 92 के आसपास आती है। यहाँ पे 27% रिजर्वेशन की बात हुई। अब इसकी जो रिकमेंडेशन है, इन रिकमेंडेशंस पे एक PIL लगाई जाती है बाई इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी, और ये केस बन जाता है इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992
1992 में, नवंबर 1992 में एक केस बनता है दैट इज नोन एज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर जजमेंट आती है और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें एक ऐसी परमानेंट और एक स्टैच्यूटरी बॉडी और एक परमानेंट बॉडी बनानी चाहिए जो कि ये देखेगी कि कौन सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है वो कौन है, कितनी जैसे उनमें कास्ट हो गया या कितनी हमारे पास में ये कह सकते हैं कि कौन इसमें इंक्लूड होगा, कौन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो इंक्लूडेड है अगर यदि वो अब अपलिफ्ट हो चुके हैं तो उनको बाहर निकालने, तो बाहर निकालने का काम, वो सब काम करने के लिए एक परमानेंट और एक स्टैच्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक स्टैच्यूटरी बॉडी दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाना है। अभी फिलहाल ध्यान से सुनना, 1993 में ये बॉडी बनाई गई। कब बनाई गई? 1993 में। लेकिन अभी फिलहाल ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला इसको, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बनाने के लिए हमारे पास में 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसमें हमारे पास इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी दी जाती है और इसके लिए बनाया जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। किसमें बनाया गया? यहाँ पे 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। पॉइंट क्लियर हो गया? ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो इनसे रिलेटेड पता होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, किससे रिलेटेड है ये, क्या है ये, सब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी में। क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इनसे रिलेटेड कोई तो आर्टिकल भी होगा। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली बस इनको लिया और इनको लिख दिया कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, अब ये हमें पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर यदि मैं आपसे बात करता हूँ, पहले हमारे पास ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल था दैट इज आर्टिकल नंबर 338। देखिए, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं आर्टिकल 338 जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST। ओरिजिनली ये चीज मेंशन थी। ठीक है, अब यहां पे अमेंडमेंट एक्ट आता है दैट इज 65th अमेंडमेंट एक्ट एंड दैट इज 1990। इसमें हमारे पास में बोला गया आर्टिकल यही है, लेकिन इसका नाम कर दिया नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। इसको मल्टी मेंबर बॉडी भी बना दिया, नेशनल कमीशन वर्ड भी हो गया। 87 में नाम चेंज कर दिया था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई इस अमेंडमेंट से। ठीक है, अब इसी के बाद अब आते हैं 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 और इसमें बाइफर्गेशन कर दिया। और बाइफर्गेशन क्या किया? बाइफर्गेशन करके हमारे पास में बना दिया दैट इज NC-SC NC-ST। ठीक है, अब क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो इसके लिए तो आर्टिकल हो गया हमारे पास में आर्टिकल 338। ये हमारे पास में नया इंट्रोडक्शन हुआ है, इसके लिए हमारे पास में नया आर्टिकल डाल दिया आर्टिकल 338A। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास में एक और अमेंडमेंट एक्ट आता है दैट इज 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 और इसमें हमारे पास एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस की गई दैट इज कॉल्ड एज NCBC। कहाँ से आई? वो NC-SC से आई, यहाँ से आई है, क्योंकि पहले यही काम इन सब का देखता था, तो यहाँ से आया और इसके लिए हमारे पास आर्टिकल डाल दिया 338B। बैकवर्ड क्लास B फॉर बॉल, B फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड? इन तीनों आर्टिकल से रिलेटेड आपको आर्टिकल पता होना चाहिए 338, 338A, 338B।
पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अब यहाँ पे क्या बोला गया, पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी था, तो अब इसमें ऐड किया गया कि ये मल्टी मेंबर बॉडी होगा, और मल्टी मेंबर बॉडी में 1+1+3 इस रेशियो में, इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 लोग होंगे, 5 लोग होंगे इसमें। कौन कौन? एक दैट इज चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, और तीसरा ये जो 3 लोग हैं ये मेंबर होंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, 1+1+3 ऐसे करके टोटल 5 किसमें? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में 5 ही, टोटल 5 ही मेंबर होंगे, नहीं, तीनों में इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में इसके मेंबर्स हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट इनका जो होता है वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, इनका जनरली टेन्योर मेंशन नहीं है कि इनका कितना टेन्योर होगा, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मेनली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। फंक्शन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो इनके फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है इनका? मेन काम ये है कि जो भी डेप्रिवेशन हो रहा है उन मैटर्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस देखिए, 6 इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या क्या है अब उनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करना। किसको? तो देखो, जैसे मान लो कोई भी लीगल राइट दे रखा है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बोल दिया अनटचेबिलिटी होगी, लेकिन अगर यदि कहीं पे हो रही है, इस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर किस तरीके से उसे निपटा जाएगा, किस तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। लॉ बनाया गया, और लॉ बना के अब ये देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस हुई, और अगर हुई तो क्या मैटर था और किस वजह से हुई। उसमें इन्वेस्टिगेशन करना और मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल राइट अगर यदि किसी का भी वॉयलेट हो रहा है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का काम कौन करेगा? ये बॉडी करेगी, एनसीएससी। मैं एक के लिए बात करता हूँ, बाकी दोनों के लिए जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट होगा वहाँ पे आप मेंशन करोगे शेड्यूल्ड ट्राइब, जहाँ पे मेंशन होगा शेड्यूल्ड कास्ट वहाँ पे आप मेंशन करोगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, बातें तीनों में सेम होंगी। क्लियर? तो पहला फंक्शन है हमारे पास में इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना। दूसरी चीज हमारे पास में है दैट इज इंक्वायरी करना। इंक्वायरी, अब किसकी इंक्वायरी करेंगे भाई? मान लो कोई भी केस आ गया इस तरीके से, कोई कंप्लेन आ गई इस तरीके की कि हमारे साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मेरे साथ में, तो उस पर इंक्वायरी की जाएगी। उस पर कोई किसी तरीके की बॉडी जो होगी जो एक्ट करेगी उस पर, तो वो कौन होगा? इंक्वायरी करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बारे में बात कर रहे हैं, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इंक्वायरी करने का काम कौन करेगा? एनसीएससी। अगर यदि यहाँ पे एसटी के लिए बात होगी तो उनके लिए इंक्वायरी करने का काम कौन करेगा? एनसीएसटी। अगर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास है उनके लिए काम होगा तो फिर एनसीबीसी। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा, दैट इज पार्टिसिपेट एंड एडवाइज करना। अब ये क्या है भाई? जैसे हमने ये तो कर लिया कि चलो कोई मैटर हो रहा है तो उस पर काम करने का काम ये कर रहे हैं। अगर किसी कंप्लेन को ले लिया, कोई कंप्लेन आ रही है तो उसके ऊपर काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इंक्वायरी करनी है, वो काम कर लिया। अब मान लो सपोज करो कि जैसे इनके लिए कोई मिनिस्ट्री है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने बोला कि हम किस तरीके से इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से इनको सोशली अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इनका डेवलपमेंट करें।
तो उसके लिए ये क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। ये कहेंगे कि देखो हमारे हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए, इस तरीके से आप काम कीजिए, आप इनका अपलिफ्टमेंट कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करना एंड एडवाइस करना किसमें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे हर साल अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को पेश करेंगे। जो भी ये रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को लेंगे और हर साल अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे। अब उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी होंगी, ये कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, पांचवा हमारे पास में, प्रेसिडेंट साहब हो सकता है कोई और भी फंक्शन डिस्चार्ज अदर फंक्शन हो सकता है। प्रेसिडेंट साहब ये कह दे आप ये कुछ और मैटर्स हैं इनके ऊपर भी काम कीजिए, तो वो भी ये काम करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके के कुछ फंक्शन है इनके जो ये काम करने चाहेंगे या ये काम करेंगे। ठीक है, काम करना पड़ेगा। अब ये तो हमारे पास में है इनसे रिलेटेड फंक्शन, किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन अब एक बात को सोचना, ध्यान से सुनना, 2005 तक इस तरीके से चल रहे हैं काम, ये तो करेंगे ही करेंगे, ये काम तो होंगे ही। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि ये लोग ट्राइबल है, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम कुछ और भी है, प्रॉब्लम है। तो ये जो कमीशन बना, इसको बोला कि भाई देखो कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा काम, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ NC ST के लिए, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा जिससे STs का डेवलपमेंट हो सके। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में ये कह दे कि ये कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे ट्राइबल पीपल है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मिनिस्ट्री तो बैठी है कैपिटल में, मान लो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे लोगों को क्या पता कि फॉरेस्ट में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें तो इसके बारे में एक एक पॉइंट पता है, तो फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसको होगी, तो ट्राइबल लोगों को होगी ना। तो यहाँ से इनके बारे में, ताकि इनका और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, इनके बारे में और अच्छे से काम हो सके, तो इन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि ये लोग भी हमारे साथ मिल के काम करें, तो इसके लिए कुछ और फंक्शंस अलॉट किए गए NC ST को। ठीक है, क्या क्या, जैसे मान लो सपोज करो फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे हमें कोई डेवलपमेंट काम करना है, कोई भी, जैसे मान लो वहाँ पे फैक्ट्री बनानी है या कोई ऐसा काम करना है जिससे फॉरेस्ट एरिया को कवर किया जाएगा, तो जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेस करने के लिए इनको रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो सके, इनको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भेजा जाएगा वहाँ पे ये अलाइनेशन फील ना करें कि हम तो अलग दुनिया से आए हैं, दूसरे लोग हैं, ये हमारे साथ में अलग ट्रीट कर रहे हैं, इस तरीके की इनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपको इसका ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर हम उसी फॉरेस्ट एरिया में काम कर रहे हैं तो इनको फॉरेस्ट वाले जो ये ट्राइबल पीपल है इनको बोला कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी है, तो इसके लिए बोला कि आप ये जो NC ST है इनको बोला कि ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं आप इनकी हेल्प लीजिए, जिससे हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर सके, उसमें आप इनकी हेल्प लो। तीसरी चीज़, जो भी माइनर प्रोडक्शन है, माइनर प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट से होने लग रहे हैं, उसमें राइट किन का होना चाहिए, इन ट्राइबल लोगों का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के कुछ राइट्स, एक्स्ट्रा राइट्स किसको दिए गए, NC ST को, कि आप इनको भी ध्यान रखो। ये तो करने ही है, साथ में आपको इस तरीके के फंक्शन भी करने हैं ताकि हम फॉरेस्ट को, ताकि हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर सके, अच्छे से उनका डेवलपमेंट कर सके। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। मिनरल रिसोर्सेज जो भी है वहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज जो भी वहाँ पे है, उनका प्रोडक्शन, उनकी एक तरीके से हम प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके, आपको वो भी मेजर्स ध्यान रखने हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे,
कि ये रिपोर्ट जो तैयार करेंगे, यहां पे हमने लिखा कि एनुअली अपनी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। अब आपको एक टर्म समझनी है रिपोर्ट से रिलेटेड, क्या एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, और एक होता है दैट इज डायरेक्टिव, डायरेक्टिव। इनका मतलब क्या है? देखिए, रिकमेंडेशन का मतलब है कि जो भी बात मैंने बोली, कोई जरूरी नहीं है कि वो आप इंप्लीमेंट करो ही करो, बाइंडिंग हो, कोई जरूरी नहीं है। रिकमेंडेशंस का मतलब होता है बाइंडिंग नहीं है, मैंने आपको सिर्फ सजेशन दिया है कि ये करना चाहिए, वो बाइंडिंग नहीं है। लेकिन डायरेक्टिव का मतलब क्या है? अगर मैंने बोल दिया ये मेरा डायरेक्टिव है, तो इसका मतलब है ये बाइंडिंग है, आप पे बाइंडिंग होगा, आपको काम करना ही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। डायरेक्टिव इशू करना मतलब बाइंडिंग हो गया कि आपको करना ही पड़ेगा। एक रिकमेंडेशन, इसका मतलब है कि मेरी सजेशन है आपसे कि ऐसा कीजिए, लेकिन करो ना करो, लेकिन वो रिकमेंडेड है। पॉइंट क्लियर है? तो रिकमेंडेशन का मतलब बाइंडिंग नहीं है, डायरेक्टिव का मतलब बाइंडिंग है। क्लियर? अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास यहां पे रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे एनसीएससी। मान लीजिए मैं कोई सा भी एक कमीशन ले रहा हूं, एनसीएससी, ठीक है। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, किसको देगा? एनुअली रिपोर्ट देंगे, और वो देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। प्रेसिडेंट को दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट इनको दी, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट होगी ये रिकमेंडेशन होती है, एक तरीके की रिकमेंडेशन। इसका मतलब प्रेसिडेंट साहब बाउंडेड भी है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट साहब बाउंडेड नहीं है कि जो इन्होंने रिपोर्ट में डाला है वो पूरे का पूरा एज इट इज लगा दें, ठीक है। तो यहां पे ये जो रिपोर्ट होगी इनको प्लेस करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। किन से डिस्कशन करके? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कशन किया, इसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इनकी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन अब ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट में जब भी ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो उस टाइम में साथ में एक मेमोरेंडम भी देंगे। अब ये मेमोरेंडम क्या होगा? देखो, मेमोरेंडम का मतलब हो गया कि ये एक लेटर, एक तरीके का ये एक लेटर है, ठीक है। उस लेटर में क्या होगा? उस लेटर में मेंशन होगा कि देखो हमारे सामने ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में इस तरीके से ये 10 पॉइंट है, 1 2 3 इस तरीके से ये 10 पॉइंट्स है। इन 10 पॉइंट्स में हमने 9 पॉइंट्स कंसिडर किए और इनको इंप्लीमेंट किया, और देखो हमने ये काम कर दिया। एक पॉइंट ऐसा है जो हमने नहीं माना, एक पॉइंट है जो हमने यहां पे नहीं माना। 9 पॉइंट्स थे जो हमने माने, वो ये हैं। एक पॉइंट है जो हमने नहीं माना, वो ये नहीं माना। क्यों नहीं माना, इसका एक्सप्लेनेशन साथ में मेंशन करके देंगे। प्रेसिडेंट साहब जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, और उसके साथ एक लेटर जो मेमोरेंडम होगा वो साथ में देंगे। उस पर लिखा होगा कि ये रिकमेंडेशन हमने मानी है, ये नहीं मानी है। जो नहीं मानी उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होगा कि आखिर हमने क्यों नहीं माना, ये रीजन था, इस वजह से नहीं मान रहे हम। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से इनकी रिपोर्ट एनुअली आती है, एनुअली मतलब साल में एक बार। हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये साल में एक बार तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि मुझे अभी बीच में चाहिए, अभी रिपोर्ट एक और दो, तो फिर ये बीच में भी मांग सकते हैं, बीच में भी इनको रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ठीक है। अब कई बार ये ऐसा होता है कि शेड्यूल्ड कास्ट, कोई कास्ट है, ट्राइब है, तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होगी। अब उस स्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर उस रिपोर्ट में उस स्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को भी पब्लिश कर सकते हैं कि आपके यहाँ देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम है जो इस रिपोर्ट में आई है, आप इसको चेक करो। क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारे पास इनकी रिपोर्ट। ओके, अब लास्ट हम देखते हैं इनकी ड्यूटीज कि किस तरीके की इनकी पावर है। पावर, मेन चीज पावर। देखिए, क्योंकि ये अपने खुद के राइट्स बनाते हैं, खुद के रूल्स बनाते हैं, इनके खुद के रूल्स होते हैं,
अपने आप ये अपने रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो रूल्स बनाएंगे तो इनके सामने कुछ ऐसी कंप्लेन, जो भी कंप्लेन आ रही है, तो वो उनके लिए जो रूल्स बना रही है, तो इनके पास कुछ ऐसा राइट होना चाहिए जो इनको पावर दे सके। और ये पावर इनके पास एज ए सिविल कोर्ट, जो पावर्स इनकी होती हैं, जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, वही सेम पावर इनके पास होती है। आप पूछोगे कि सिविल कोर्ट के पास कैसी पावर है? देखिए, सिविल कोर्ट के पास में जैसे हमारे पास कह दें कि वो किसी को भी समन कर सकते हैं, किसी को भी बुला लिया कि भाई आप आ जाइए, आपसे रिलेटेड ये मैटर है, आप आओ हमारे सामने पेश हो जाओ, ठीक है। तो वो सामने गीता पे हाथ रख के पहले कसम खिलवाएंगे कि कसम खाइए कि हाँ, ये मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर यदि वो झूठ बोलते हैं तो उन पे इंक्वायरी हो सकती है, कार्रवाई तुरंत हो सकती है, ठीक है। तो वो समन कर सकते हैं किसी को भी कि आप आओ, आपसे हमें पूछना है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से वो कोई भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने पास में मंगवा सकते हैं। पूरे इंडिया में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्डिंग है तो उनको मंगवा सकते हैं। इस तरीके की पावर हमारे पास सिविल कोर्ट की देखने को मिलती है। कुछ 5-6 पावर्स हैं, जब हम कोर्ट जुडिशरी देखेंगे ना तब हम इनको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनके पास जो पावर है वो सिविल कोर्ट की पावर है। ओके, पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। क्लियर? अब मैंने बोला, फिर से बता रहा हूं, जहां जहां शेड्यूल्ड कास्ट लिखा हुआ है वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब, जहां जहां शेड्यूल्ड कास्ट लिखा हुआ वहां पे बैकवर्ड क्लास मेंशन करोगे तो तीनों के तीनों पावर्स और फंक्शन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार आप रीड कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।